सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम भारत की खोज जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय छठा देख रहे हैं, उसका भाग एक देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर एक। अंतिम दौर एक, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। पुछल्ला बनना अर्थात उसके पीछे पीछे चलना। जैसे हम लोग अंग्रेजी में क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में एक व्याकरण का एक हिस्सा है क्वेश्चन टैग बोलकर। तो उसी प्रकार से पुछल्ला जो है वो पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलना। तो हम लोग जो है आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, जीता, लेकिन जीतने के बाद सबसे खास बात यह रही कि वो भारत में ही आकर रच बस गए। और इतना सब होने के बाद भी उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया। भारत की स्वतंत्रता को उन्होंने छीना नहीं भारत के लोगों से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की धरती से बाहर से भारत पर राज करने वाले लोग आ गए थे भारत में, और भारत के बाहर ही वो रुके, लेकिन शासन भारत पर करते रहे। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया था। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद ऐसा है कि जिसमें लोग क्या करते हैं, कुछ विशेष लोग इकट्ठा आते हैं और कंपनियां वगैरह स्थापित करते हैं और सारे रुपयों का संचालन का केंद्र अपने हाथ में रखते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। तो ये पूंजीवाद है। औपनिवेशिक क्या है? किसी को अधीन कर उपनिवेश बनाना, इस प्रकार की स्थिति, अर्थात किसी को अपने कब्जे में कर लेना और फिर बाद में उससे अपना काम करवाते रहना। तो इस प्रकार की स्थितियां भारत में पैदा हो गई थी। तो भारत जो है औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बन गया तो ब्रिटिश का। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। तो कर वसूल करना, और वो भी किसके माध्यम से? जो हमारे किसान हैं उनसे। और उसके लिए जो है ऐसे वर्ग की व्यवस्था जरूरी है जो उनका काम करे, उनके हाथ के नीचे रहे, लेकिन उनका स्वार्थ जो है वो अंग्रेजों का स्वार्थ पूरा करना हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। तो यहाँ पर इस प्रकार से महकमे अर्थात विभाग, जैसे हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में अलग अलग विभाग संभालने वाले लोग होते हैं, उसी प्रकार से सरकार में भी अलग अलग विभाग संभालने वाले लोग होते हैं। तो पटवारी जो होता है वो क्या करता है? जमीन की पैमाइश करने वाला व्यक्ति होता है, जमीन की देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है और सरकारी तौर पर उसके कागजात इकट्ठा करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने तैयार की। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी अर्थात माल जो है वो लाना ले जाना, इस प्रकार का काम करने वाले, और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। आज भी हम लोग देखते हैं कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट जो है आज भी हमारे यहाँ जिला का प्रमुख होता है, जिले का प्रमुख होता है।
इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। तो ब्रिटिश सरकार की एक खास बात थी कि उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो एक हिस्सा जो खर्च होता था, वो हिस्सा जो था वो यहाँ की जनता उसका खर्चा चुकाती थी, खर्च उठाती थी। और इसके लिए उन्होंने एक नाम दिया कैपिटेशन चार्ज, सेना के प्रशिक्षण हेतु किया जाने वाला खर्च। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पर थोप दी गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। तो इसके अंतर्गत देखते हैं जानकारी। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद अर्थात जो शिक्षा का ज्ञान रखते थे, ज्ञाता विद्वान व्यक्ति, प्राच्य विद्या विशारद अर्थात एक प्रकार की शैक्षणिक उपाधि थी जिसमें क्या होता था कि प्राचीन विद्याओं का अध्ययन करते थे, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे। पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार से इन सभी को भारत में लाने का काम किया। इन सभी ने मिलकर भारत में अंग्रेजी को लाने का काम किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति थी कि अंग्रेज चाहते तो भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो ऐसे में उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी फौज की उनको जरूरत थी। फिर इसके लिए उनका शिक्षित होना भी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में शिक्षा का प्रचार करने की इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा का प्रचार इसलिए किया ताकि उनकी जी हुजूरी करने वाला एक वर्ग तैयार हो सके और खास तौर पे क्लर्क पैदा हो सके जो उनके हुक्म को की तामील करते हुए काम करते रहे। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से भारत में न चाहते हुए भी इन सारी चीजों को अंग्रेजों को विकसित करना पड़ा। जैसे पहला डाकघर 1848 में आ गया। 1854 में पहली रेल जो है मुंबई से ठाणे तक चली। तो इस प्रकार से न चाहते हुए भी जो है तरह तरह की तकनीक को भारत में लाने का काम इन्होंने किया है। अच्छा, विशेष तौर पर ये सारी चीजें उनको नहीं करनी थी, लेकिन खुद की व्यवस्था के लिए ये सारी चीजें उनको करनी पड़ी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। तो इस प्रकार से पुराने समय में क्या होता था कि चीजों को देकर दूसरी चीजें, जरूरत की चीजें किसान लेता था या व्यक्ति लेता था भारत का, लेकिन ये व्यवस्था अंग्रेजों ने तोड़ दी, पूरी तरह से तोड़ दी। अब जमीन भी बिकने लग गई। तो पुराने समय पर जो वस्तु विनिमय का तरीका था वो बंद होकर मुद्रा विनिमय या मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था भारत में आ गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है बंगाल में पहले आई। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय।
तो राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक भारत के जनक है वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। तो वैसे देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जो है वो आधुनिक विचारों को की समझ रखने वाले व्यक्ति थे और भारत का पहला व्यक्ति है जो ब्रिटेन गया था। ब्रिटेन की मतलब विदेश यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत के जनक के रूप में उनकी तरफ देखा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। तो इस प्रकार से नई नई चीजों का अध्ययन करना उन्हें पसंद था, नई नई भाषाओं को सीखना उन्हें पसंद था और पंडिताऊ पद्धति, जो पुरानी पंडिताऊ पद्धति थी, उसके चंगुल से वो बाहर निकलने के लिए उत्सुक थे। अब पंडिताऊ पद्धति क्या थी कि रट रट कर आगे बढ़ते जाना, बस नई नई चीजों को देख देख कर उन्हें रट लेना, इस प्रकार की इच्छाएं जो है उसमें दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ जो है दूसरे विषयों की तरफ भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, इस प्रकार से नए नए विषयों को उन्होंने सीखा है। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। तो समाज में जो बुराइयां थी वो उसे दूर करने की चाह रखने वाले व्यक्ति थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उनके साथ संबंध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई। तो 1829 में लॉर्ड बेटिंग नाम के जो व्यक्ति थे उनके वो जो गवर्नर थे उनसे मिलकर उन्होंने भारत में सती बंदी का कानून बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और अंग्रेजों को ये चीज बतानी पड़ी कि किस प्रकार से ये प्रथा बहुत खराब है। अब सती प्रथा में होता क्या था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर जबरदस्ती बिठा दिया जाता था और दोनों को इकट्ठा जला दिया जाता था। तो ये सती जो कि बहुत खराब प्रथा थी, इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया और इसे बंद करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणाम था उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और बंबई अर्थात मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। तो बंगाल गैजेट नाम का जो पहला अखबार निकला था वहां से लेकर फिर बाद में इतने अखबार निकल गए। आज हम लोग देखते हैं कि अखबारों के प्रकाशित करने वाली संस्थाएं अनेकों हैं। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्व जनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर का परिवार था जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो भाई ये पहले व्यक्ति थे जो लंदन की यात्रा कर आए थे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहीं उनकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो है इनके कार्य थे। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। ब्रिटिश सरकार के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने
उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नए बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। तो यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो कई तरह के कर लाद दिए थे किसानों पर, यहाँ के मजदूरों पर, और सबसे ज़्यादा इससे जो उस समय की स्थिति थी कि अधिकतर भारतीय लोग सिर्फ खेती बाड़ी ही करते थे और उससे जुड़े व्यवसाय जैसे लोहार सोनार इस प्रकार के लोहे की धातु से चीज़ें बनाना, सोने की धातु से चीज़ें बनाना, तो इस प्रकार के इन सभी पर इतना कर लाद दिया कि सभी जो है आर्थिक बोझ के तले दब गए थे और फिर धीरे धीरे इनमें असंतोष का वातावरण फैलने लगा और लोग फिर इसका विरोध करने लगे। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत, जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेश विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। तो यहाँ जो है वो अचानक एक सेना की टुकड़ी में इस प्रकार से विद्रोह हो गया और हालांकि विद्रोह की योजना बहुत बड़े पैमाने पर पहले ही तैयार हो चुकी थी और बड़ी खुफिया तरीके से तैयार की गई थी, लेकिन भारतीय सेना में जो बगावत हुई उसकी वजह से समय से पहले ही ये विद्रोह शुरू हो गया और लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि समय से पहले ही जो ये विद्रोह शुरू हो गया उसमें लोग सम्मिलित होते चले गए और बड़े पैमाने पर ये फैल गया। और जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं बहादुर शाह जफर का, सर्वसम्मति से नेता उस समय बहादुर शाह जफर को चुना गया था जो दिल्ली के उस समय राजा थे। भावना, हाँ, इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। तो एक कमजोर, जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी बहादुर शाह जफर की, और कमजोर भी था, तो उन्हें जो है राजा घोषित किया गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। तो समस्या ये थी कि विद्रोह करने वाले भी भारतीय थे और दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भी भारतीय लोग थे। तो ये बड़ी विडंबना थी, उस समय की बड़ी दुखद बात थी। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीने तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। तो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेजों को खासा परेशान किया था, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया उसी ने उनके बारे में कहा था कि वो विद्रोही नेता में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। तो इस प्रकार से जिस अंग्रेज नेता ने उसके साथ युद्ध किया वो खुद कह रहा है कि सर्वोत्तम और सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। विद्रोह और उनके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छप कर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। तो स्वतंत्रता तक ये पुस्तक जब्त ही थी, उसके बाद वो उसका सार्वजनिक रूप से इसकी प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार से जो वास्तविक बात थी वो कभी निकल कर बाहर नहीं आ पाई।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। तो इसके परिणाम ये हुए कि 1960 में जो है 1860 में जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और खुद स्वयं ब्रिटेन की रानी ने अपने हाथ में पूरी सत्ता भारत की ले ली और वहां से उन्होंने इसका कामकाज शुरू किया है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और नई वीडियो के